कभी सोचा है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते ही मंदिरों का डिजाइन इतना ड्रास्टिकली क्यों बदल जाता है? एक तरफ घुमावदार फ्लोइंग शिखर तो दूसरी तरफ एकदम सीधी रेखाओं वाले विशाल पिरामिड। तो आज चलिए इसी आर्किटेक्चरल मिस्ट्री की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चोल वंश ने पत्थर में मानो अनंत काल को ही गढ़ दिया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो शैलियां, एक भारत। सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों में इतना बड़ा, इतना साफ फर्क क्यों नजर आता है? जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है तंजावुर का मैग्निफिसेंट बृहदेश्वर मंदिर। इसका ये जो विशाल पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है ना, यही तो द्रविडियन स्टाइल यानी द्रविड़ शैली की असली पहचान है। एक ऐसी बनावट जो इसे उत्तर भारतीय मंदिरों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? मतलब ये भिन्नता आई कहां से? इसका जवाब वास्तुकला की दो बहुत बड़ी और समानांतर ट्रेडिशंस में छिपा है, जिन्होंने हजारों सालों में अपना अपना अलग और यूनिक रास्ता तय किया। तो आइए सबसे पहले इन दो स्टाइल्स को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। नागर वर्सेस द्रविड़, इनके बीच के मुख्य अंतर क्या हैं? अच्छा, तो इस टेबल को देखिए। यहां पर डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। नागर स्टाइल में आपको कई घुमावदार शिखर मिलेंगे जो एक साथ आसमान की तरफ उठते हैं, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला हो। वहीं दूसरी तरफ द्रविड़ स्टाइल में सारा फोकस एक ही विशाल पिरामिड नुमा टावर पर होता है, जिसे विमान कहते हैं। उत्तर में जहां गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां एंट्रेंस पर डाड़ करती हैं, वहीं दक्षिण में मिलेंगे एकदम फियर्स भयंकर द्वारपाल। आप कह सकते हैं ये स्टाइल्स एक ही जड़ से निकले, पर इनके रास्ते और इनकी एक्सप्रेशन बिल्कुल जुदा हो गए। तो सारी बातों का सार बस इतना है, इन टावर्स का शेप, यही वो सबसे बड़ा, सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला फर्क है। एक तरफ घुमावदार शिखर और दूसरी तरफ सीधी लकीरों वाला पिरामिड। ठीक है, तो अब हम अपना फोकस दक्षिण की तरफ उस पिरामिड स्टाइल पर लाते हैं और मिलते हैं उन मास्टर्स से जिन्होंने इसे सिर्फ बनाया नहीं, बल्कि परफेक्शन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं महान चोल सम्राटों की। देखिए, चोल एकदम से पिक्चर में नहीं आए। उनसे पहले पल्लवों ने जमीन तैयार कर दी थी, एक फाउंडेशन रख दिया था, लेकिन चोलों ने उस कला को लिया और उसे एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जो आज भी इनक्रेडिबल लगता है। ये समझना जरूरी है कि चोल सिर्फ राजा महाराजा नहीं थे, वे अपने समय के एक सुपर पावर थे। एक जबरदस्त आर्मी, एक पावरफुल नेवी और एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था पैसा, रिसोर्स और एम्बिशन। और इसी पावर ने उन्हें वो कैपेबिलिटी दी कि वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकें। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे, ये दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए। और ये कोड इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है, चोलों के लिए मंदिर सिर्फ भक्ति की जगह नहीं थे, वो उनकी पावर का, उनके पॉलिटिकल डोमिनेंस का एक खुला ऐलान थे। आप कह सकते हैं पत्थर में लिखा एक स्टेटमेंट ऑफ पावर। तो सवाल ये है कि इस पावर स्टेटमेंट का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड एग्जाम्पल कौन सा है? चलिए देखते हैं उनकी मास्टरपीस, राजराजा का महान बृहदीश्वर मंदिर। तो ये है बृहदीश्वर मंदिर। इसे सिर्फ एक टेंपल समझने की गलती मत कीजिएगा। ये पावर का एक रॉयल मॉन्यूमेंट था और इसका स्केल, इसका साइज ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। इसका जो मेन टावर है, जिसे विमान कहते हैं, उसकी ऊंचाई है 210 फीट। जिस जमाने में ये बना था, उस वक्त ये भारत का सबसे ऊंचा टावर था। जरा इसकी विशालता की कल्पना कीजिए। और अब बात करते हैं एक इंजीनियरिंग मार्वल की। इसके टॉप पर जो गुंबद है ना, वो ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना है और उसका वजन 80 टन। 80 टन्स! जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के 80 टन के पत्थर को 210 फीट की ऊंचाई पर कैसे रखा गया होगा? ये आज भी एक मिस्ट्री है जो सच में दिमाग घुमा देती है। तो ये विमान आखिर है क्या? बेसिकली ये मंदिर का मेन होली टावर होता है। बृहदीश्वर मंदिर की बात करें तो इसमें 13 लेवल्स हैं जो एक के ऊपर एक छोटे होते हुए आसमान की तरफ उठते हैं। एक तरफ विमान है जो टेंपल का सीक्रेट कोर है, तो वहीं दूसरी तरफ चोलों ने इन बड़े बड़े एंट्री गेट्स पर यानी गोपुरम पर भी बहुत जोर दिया। ये मंदिर परिसर में घुसते ही एक ग्रैंड फीलिंग देते थे। और हाँ, चोल स्टाइल के द्वारपाल भी बहुत अलग हैं। ये पहले के समय के शांत पीसफुल गार्डियंस की तरह नहीं है। नहीं, इनके तो दांत बाहर निकले हुए हैं, जेस्चर्स एकदम थ्रेटनिंग हैं। ये फियर्स वॉरियर्स हैं जो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं।
तो सवाल उठता है कि इन ग्रैंड टेम्पल्स और फियर्स स्कल्पचर्स का आखिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। आइए अब चोल कला की इस विरासत को समझते हैं। मशहूर आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन पर्सी ब्राउन ने बृहदीश्वर मंदिर के बारे में कहा था, इट इज़ द टचस्टोन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एज अ होल। मतलब ये पूरे भारतीय आर्किटेक्चर के लिए एक बेंचमार्क है, एक कसौटी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो चोलों की लेगेसी सिर्फ पत्थर और इमारतों तक ही नहीं थी। उन्होंने द्रविड़ स्टाइल को परफेक्ट किया, ये तो हम देख ही चुके हैं। पर उन्होंने कांसे की मूर्तियों, खासकर नटराज शिव की मूर्ति में जैसे जान डाल दी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने मंदिर को सिर्फ पूजा पाठ की जगह से उठाकर समाज और राजनीति का सेंट्रल हब बना दिया। उनका बनाया हर मंदिर, उनकी हर मूर्ति एक अमर विरासत है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह चोलों ने अपनी ताकत और अपनी कल्चर को पत्थर में एक्सप्रेस किया, क्या हम आज की बिल्डिंग्स में भी ऐसा ही कुछ देखते हैं? हमारे चारों ओर का आर्किटेक्चर आज हमारी क्या कहानी कह रहा है? इस पर सोचिए।